सो स्टार्ट करते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सप्लायर कौन होता है जीएसटी में, रेसिपिएंट कौन होता है जीएसटी में। देखो, एज ए लेमैन आपको पता होगा सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, बट जीएसटी वालों ने कहा कि सप्लायर और रेसिपिएंट डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है। क्यों? उन्होंने कहा कि सप्लायर वो पर्सन है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 22, अंडर सेक्शन नंबर 24। और जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा तो वो टैक्सेबल पर्सन बनेगा, और जब वो टैक्सेबल पर्सन बनेगा तो वो जीएसटी पे करेगा। तो इसलिए ये डिटरमाइन करना कि सप्लायर कौन है, ये डिफाइन करना कि सप्लायर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। रेसिपिएंट कौन है ये डिफाइन करना भी गवर्नमेंट ने कहा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो रेसिपिएंट होगा उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, आईटीसी का बेनिफिट रेसिपिएंट को मिलेगा। तो रेसिपिएंट कौन होता है ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। सप्लायर इन लोगों ने डिफाइन किया अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 105, और रेसिपिएंट को इन लोगों ने डिफाइन किया अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 93। सप्लायर की डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। कहते हैं सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall mean the person supplying the said goods or services or both। कहते हैं सप्लायर का मतलब जो पर्सन गुड्स सर्विसेज या दोनों की सप्लाई करता है वो सप्लायर है। इसको डायग्रामेटिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज मिस्टर ए, मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई कर रहा है या तो गुड्स या सर्विसेज, तो मिस्टर ए सप्लायर कहा जाएगा। क्यों सप्लायर कह रहे हैं हम मिस्टर ए को? क्योंकि मिस्टर ए मिस्टर बी को जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, हो सकता है कि वो सेक्शन नंबर 7 में सप्लाई की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर जाए। और डेफिनेशन क्या कहती है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 105 कि सप्लायर कौन है? जो पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की। तो यहाँ पे मिस्टर ए सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, तो मिस्टर ए को सप्लायर कहा जाएगा। मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी इन गुड्स को या सर्विसेज को या दोनों को रिसीव कर रहा है, तो मिस्टर बी रेसिपिएंट होगा। और मिस्टर बी बदले में क्या देगा? कंसिडरेशन पे करेगा। अब यह बात आपको समझ आ गई कि मिस्टर ए सप्लायर है क्योंकि मिस्टर ए सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की। मिस्टर बी जो कि कंसिडरेशन पे कर रहा है, मिस्टर बी रेसिपिएंट है। एक बार मैं रेसिपिएंट की भी डेफिनेशन को बता दूं। अभी सप्लायर की डेफिनेशन में हम आगे भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल कहते हैं रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मीन्स where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration। अगर आप इस वाली सप्लाई को देखें, मिस्टर बी इस सप्लाई में रेसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि ये कंसिडरेशन पे कर रहा है। तो सप्लाई ट्रांजैक्शन में जो भी पर्सन कंसिडरेशन पे करेगा उस पर्सन को हम रेसिपिएंट का नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो सप्लाई है, सप्लाई विद कंसिडरेशन भी होती है और विदाउट कंसिडरेशन भी होती है। जब आप सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ए को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है जो सप्लाई आप विद कंसिडरेशन कर रहे हैं। आप सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी को पढ़ेंगे तो वहां पे उन ट्रांजैक्शन की बात की गई है जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बन जाएंगे। तो मान लेते हैं मिस्टर बी रेसिपिएंट हैं क्योंकि मिस्टर बी कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं।
मान लेते हैं मिस्टर बी का एक दोस्त है, ये रहा। मिस्टर बी चाहता है कि मैं अपने दोस्त को बर्थडे में मोबाइल गिफ्ट करूं। तो मिस्टर बी सप्लायर को कहता है कि पेमेंट मैं आपको कर दूंगा, आप जो मोबाइल है ना, मेरा दोस्त मुंबई में रहता है, आप उसे ये मोबाइल डिलीवर कर दो। तो अब मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए बिल किसके नाम का बनाएगा? मिस्टर बी के नाम का। लेकिन मोबाइल किसको डिलीवर करेगा? इस मिस्टर को। तो मैं कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं बिल टू शिप टू। अच्छा, एक्चुअल में मोबाइल किसको रिसीव हो रहा है? मोबाइल रिसीव हो रहा है इस वाले मिस्टर को। तो रेसिपेंट ये होना चाहिए। बट लॉ मेकर्स ने डेफिनेशन में लिखा है कि अगर कंसिडरेशन पे होता है, मुझे ये बताओ क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, मोबाइल वाली ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन पे किया जा रहा है? बिल्कुल। मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहे हैं कि देखो मैं बिल आपके नाम का बना रहा हूं और आप मुझे कंसिडरेशन पे करेंगे। मिस्टर बी ने बोला हाँ बिल्कुल, कंसिडरेशन मैं आपको पे करूंगा। आप एक काम करो बस कि जो गुड्स है ना, आप गुड्स इन मिस्टर को डिलीवर कर दो। मुझे ये बताओ, जब ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन पे हो तो जो पर्सन ट्रांजैक्शन पे करेगा उसको रेसिपिएंट माना गया है। तो बेशक से गुड्स मोबाइल इन मिस्टर को रिसीव होगा, बट रेसिपिएंट कौन माना जाएगा? बी। क्यों माना जाएगा बी रेसिपिएंट? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। देखो अगर ध्यान से आपको दिख रहा होगा, वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ द पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन पे करने को लाइबल कौन है? कंसिडरेशन पे करने को लाइबल बी है, क्योंकि बी के नाम का इनवॉइस बनेगा। आर यू गेटिंग मी? यस। मैंने आपको यह भी बताया था कि कई बार ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं होता, तो उस वाली ट्रांजैक्शन को अब मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लेते हैं, नया एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, मिस्टर ए जो कि एक सप्लायर हैं, अब वो सोच रहे हैं कि यार मैं गुजरात के अंदर भी ना अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अब गुजरात के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपनी ब्रांच गुजरात में एक नई ओपन कर दें, या दूसरा ऑप्शन है कि गुजरात के किसी एजेंट को हायर कर लें। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं, जिसमें मिस्टर ए क्या करेंगे? अपनी एक ब्रांच गुजरात में ओपन करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जब वो ऑप्शन ए के तहत, ऑप्शन फर्स्ट के तहत गुजरात में अपनी ब्रांच को ओपन करेंगे, क्या ब्रांच ओपन करने का खर्चा आएगा? क्या वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे? यस, आपका खर्चा काफ़ी सारा आएगा। दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा कि जब अलग अलग स्टेट्स में आप अपनी ब्रांचेस को ओपन करते हो तो जीएसटी स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। इसका मतलब आपको जहाँ जहाँ से भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, आपको उन उन राज्यों में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसका मतलब मिस्टर ए ने इस वाली स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उसको अपनी ब्रांच के लिए गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जब मिस्टर ए स्टॉक की ट्रांसफ़र करेंगे गुजरात में, गुजरात के ऑफिस में, गुजरात की ब्रांच में, इस ट्रांसफ़र को हम कहते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र। और ये कोई बिना कंसिडरेशन के हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, मिस्टर ए जब अपनी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे गुजरात वाली ब्रांच को, और फिर गुजरात से जो भी खरीदार होगा, जो भी बायर होगा, उसको बेचा जाएगा, तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि ये जो गुजरात की ब्रांच है इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि एक अलग सा पर्सन इसको ट्रीट किया जाएगा। इसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि मिस्टर ए की ही ब्रांच है, इसको अलग पर्सन ट्रीट करेंगे। और जो भी आप स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे गुजरात वाली ब्रांच को, इस गुजरात वाली ब्रांच को उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। और मिस्टर ए जब गुजरात की ब्रांच को गुड्स ट्रांसफ़र करेंगे, स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे, तो बेशक से वो सप्लाई नहीं है, बट लॉ मेकर्स ने उसको डीम्ड सप्लाई माना है। और क्या बोला कि गुजरात से आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा मिस्टर ए, बावजूद इसके हम इसे सप्लाई मानेंगे। और ये बात आपको कहाँ पे मिलेगी? सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन नंबर 1, क्लॉज नंबर सी, शेड्यूल नंबर 1, पैरा नंबर 2। शेड्यूल नंबर 1 के पैरा नंबर 2 में आप देखोगे कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जब स्टॉक का ट्रांसफ़र होता है तो इसको हम सप्लाई ट्रीट करते हैं।
तो क्या होगा कि मिस्टर ए जब अपनी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो इसका भी प्रॉपर इनवॉइस तैयार होगा, इस पे भी मिस्टर ए को जीएसटी पे करना पड़ेगा और अल्टीमेट बर्डन इस वाली ब्रांच के ऊपर शिफ्ट होगा। इस वाली ब्रांच को जो आईटीसी इसने जो टैक्स इसने पे किया उसका गुजरात वाली ब्रांच को आईटीसी मिल जाएगा। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, इस सिचुएशन में जब कंसिडरेशन पे नहीं होता उस सिचुएशन में रेसिपेंट कौन होगा? तो कहा उस सिचुएशन में रेसिपेंट ये गुजरात वाली ब्रांच हो जाएगी। तो एक बात आपको पता लग गई कि रेसिपेंट डिपेंड करेगा कि कंसिडरेशन पे हुआ है या नहीं हुआ। यदि कंसिडरेशन पे होता है तो जो पर्सन कंसिडरेशन पे करता है वो ही रेसिपेंट माना जाता है। कई ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कंसिडरेशन पे नहीं होती, जैसे मिस्टर ए गुजरात की ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, जीएसटी में लिखा है कि इसको हम सेक्शन 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 के तहत सप्लाई ट्रीट करेंगे, इसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो रेसिपेंट कौन है? रेसिपेंट ये गुजरात की ब्रांच है। तो यहां पे तो कोई कंसिडरेशन पे नहीं हुआ, तो इस सिचुएशन में कहा कि जिसको भी गुड्स डिलीवर की जाती हैं वो आपका रेसिपिएंट बन जाता है। मैं डेफिनेशन में आता हूं फिर से। देखो रेसिपिएंट की डेफिनेशन में क्या बोला, वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल द पर्सन हु इज लाइबल टू पे कंसिडरेशन इज द रेसिपिएंट, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मेरी ब्रांच वाला एग्जांपल है, द पर्सन टू होम, पर्सन कौन? ये गुजरात वाली ब्रांच डीम डिस्टिंक्ट पर्सन बन गई थी ना, द पर्सन टू होम द गुड्स डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल और टू होम पोजेसन और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल, तो जिसको भी हमने गुड्स दी वो पर्सन क्या बन जाएगा? वो पर्सन रेसिपिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे गुजरात वाला रेसिपिएंट बन गया। मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ए के पास दो ऑप्शंस हैं। पहले वाले ऑप्शन में मिस्टर ए का खर्चा ज़्यादा है। क्यों खर्चा ज़्यादा है? क्योंकि मिस्टर ए को पहले तो वहाँ अपने लिए एक ऑफिस ढूंढना पड़ेगा रेंट पर, फिर उसका रेंट पे करो, या अगर आप रेंट पे नहीं करना चाहते तो आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। मिस्टर ए के पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि गुजरात के किसी लोकल पर्सन को पकड़ लो, उसको बोलो भाई तू हमारा एजेंट बन जा। मिस्टर ए क्या बोलेगा मिस्टर एक्स को कि तू मेरा एजेंट बन जा। अच्छा, अब मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को क्या बोला, इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है वो मैं बताता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को कहा कि देखो सर, आप हमारे एजेंट बन जाओ, आपको गुजरात की काफ़ी नॉलेज है, आप वहाँ के लोकल बंदे हो, आपको वहाँ के कस्टमर के टेस्ट के बारे में पता होगा, आपको लोकल लैंग्वेज भी आती है, तो आप एक काम करो, आप हमारे एजेंट बन जाओ, मैं आपको गुड्स यहाँ से भेजूँगा, आप उन गुड्स को आगे बेचना और जो भी पैसा आएगा वो आप मुझे दे देना, मैं बदले में आपको कमीशन दे दूंगा या ब्रोकरेज दे दूंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला। मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को कहा कि आप मेरे एजेंट बन जाओ, मैं जो भी गुड्स आपको दूंगा, बेचूंगा नहीं, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं जो भी गुड्स आपको दूंगा, भेजूंगा, बेचूंगा नहीं भेजूंगा, उन गुड्स को आप आगे बेचना, उन गुड्स को आप आगे बेचना, और जो भी आपको पैसा रिसीव होगा वो पैसा मुझे फॉरवर्ड कर देना, और आपको क्या मिलेगा? आपको कमीशन मिलेगा। आपको 15 दिन में कमीशन दे दूंगा या आपको महीने में कमीशन दे दूंगा, जो भी है, सैलरी दे दूंगा, कमीशन दे दूंगा, जो कुछ भी आपका बनता हो मैं दे दूंगा। तो इस प्रकार से इनके बीच में बातचीत हो गई। अब ये जो मैंने हरी लाइन को यूज कर रखा है, ग्रीन लाइन को यूज कर रखा है, जरा इसको देखना। ग्रीन लाइन क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स एजेंट बन गया। सबसे पहले इस पर्पल वाली लाइन को देखते हैं। ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या करा? मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को स्टॉक ट्रांसफर कर दिया। मेरी पेंसिल देखते जाओ, स्टॉक ट्रांसफर कर दिया मिस्टर एक्स को, और कहा कि जो मैंने आपको स्टॉक दिया है इसको अब कोई भी आगे जो हो रेसिपिएंट उसको बेचो। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या करेगा? इसको बेचेगा, और ये जो ग्रीन लाइन है इससे देखो, मिस्टर एक्स इसको बेचेगा और यहां से पेमेंट आएगी, और ये पेमेंट किसके पास जाएगी? मिस्टर एक्स के पास, और मिस्टर एक्स इसको बदले में क्या दे, मिस्टर ए बदले में मिस्टर एक्स को क्या दे देगा? कमीशन दे देगा। अब जब मिस्टर ए मिस्टर एक्स को स्टॉक ट्रांसफर करेगा, क्या ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं बन जाना चाहिए?
आपने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी को जब पढ़ोगे, वहां पे आपको साफ तौर पर दिखेगा कि जब प्रिंसिपल एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करता है तो इसको भी हम डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं। बेशक से मिस्टर एक्स कोई कंसिडरेशन नहीं पे कर रहा, मिस्टर ए मिस्टर एक्स को स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन मिस्टर एक्स बदले में कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा इस ट्रांसफर के बदले। वो तो बाद में जब पेमेंट आ जाती है तो पेमेंट वो फॉरवर्ड कर देता है, बाकी वो एज सच इस स्टॉक के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करता, कोई भी कंसिडरेशन नहीं करता। और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी में साफ तौर पर लिखा है कि शेड्यूल नंबर फर्स्ट में 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, उन 4 में से पैरा नंबर 3 को अगर आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल टू एजेंट जब भी स्टॉक ट्रांसफर होगा इसको भी हम सप्लाई की कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। और जब इसको सप्लाई मान लोगे तो मिस्टर ए जब मिस्टर एक्स को यानी कि अपने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करेंगे तो इस स्टॉक के ऊपर मिस्टर ए को क्या देना पड़ेगा, बताओ, मिस्टर ए को जीएसटी देना पड़ेगा। और मिस्टर एक्स उस जीएसटी का क्या कर लेंगे, आईटीसी क्लेम कर लेंगे, आईटीसी क्लेम कर लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब इस स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर जीएसटी पे करने की बारी आएगी तो जीएसटी का क्या मतलब होता है, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ वो बात तो ठीक है, बट जीएसटी हम कंप्यूट कैसे करते हैं, आपको एक वैल्यू गिवन होगी, उस वैल्यू को आपको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब चलो ये बात तो समझ आती है कि रेट समझ आता है, 5, 12, 18, 28 का रेट है, कोई भी एक रेट हम लगा देंगे जो भी हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन मैंने स्टॉक तो फ्री में ट्रांसफर कर रखा है, मैंने तो कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं मिस्टर एक्स से। और सेक्शन नंबर 15 को आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि जो भी आपको कंसिडरेशन मिलती है प्राइस पेड और पेबल, उसको हम वैल्यू मान लेंगे, उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज कर लेना। लेकिन मिस्टर एक्स से तो कोई भी प्राइस पेड और पेबल आ ही नहीं रहा। तो उस सिचुएशन में हम सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन नंबर 4 में जाते हैं और सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन नंबर 4 कहता है कि एसोसिएटेड रूल्स को देख लो। और जब हम रूल्स में जाते हैं तो कहता है इस सिचुएशन में जहां पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता आप ओपन मार्केट वैल्यू को कंसिडर करो। मिस्टर ए, आप ऐसा मान लो कि अगर आप किसी और पर्सन को यह सामान बेचते तो कितना मिलता आपको, जितना मिलता मान लो 5,000 रुपये आपको मिलते, तो ये 5,000 रुपये क्या हो गई, ये 5,000 रुपये आपकी ओपन मार्केट वैल्यू हो गई। इसी 5,000 रुपये के ऊपर 5, 12, 18, 28 जो भी रेट है उसको लगा दो और जीएसटी चार्ज कर दो मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर एक्स जब आगे सेल करेगा तो आगे सेल करते हुए मिस्टर एक्स भी क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा। और जब मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए जाएगा तो मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर ए को जीएसटी पे किया था उसका वो आईटीसी ले लेगा। तो इस हिसाब से काम चलता है, ठीक है। तो अब एजेंट की बात समझ आ गई आपको, जी हाँ। तो मैं एजेंट, ये वाला जो एजेंट है, क्या इस एजेंट को मैं रेसिपेंट कह सकता हूं, क्या मैं इस एजेंट को रेसिपेंट कह सकता हूं, बिल्कुल मैं इस एजेंट को भी रेसिपेंट कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। मिस्टर ए और मिस्टर एक्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई, कौन सी ट्रांजेक्शन भी, स्टॉक ट्रांसफर करने की, इसमें भी कोई कंसिडरेशन नहीं है। और जब कोई कंसिडरेशन नहीं होता तो जिसको हम गुड्स डिलीवर करते हैं वो ही क्या होता है, रेसिपिएंट होता है। तो मिस्टर एक्स जो कि एजेंट हैं ये क्या हो जाएंगे, रेसिपिएंट हो जाएंगे। तो रेसिपिएंट की डेफिनेशन आपको कुछ हद तक क्लियर भी होगी कि अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो जो भी पर्सन कंसिडरेशन पे करेगा वही रेसिपिएंट माना जाएगा। और अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ये एक उन्होंने गुड्स का केस बना रखा है और एक उन्होंने सर्विस का केस बना रखा है, तो दोनों में सेम बात है कि जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता तो जिस भी पर्सन को गुड्स रिसीव हो रही हैं वो पर्सन क्या मान लिया जाता है, रेसिपेंट मान लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व था तो मिस्टर बी को रेसिपेंट माना गया था, चाहे मिस्टर बी खुद सामान खरीद रहा हो, चाहे मिस्टर बी ये मिस्टर के बिहाफ में सामान खरीद रहा हो, यानी कि मिस्टर ये जो मोबाइल जिसको भेजा था बिल टू शिप टू चाहे केस हो। फिर मैंने ये 2 ऑप्शन भी आपको बताए थे। इस वाले ऑप्शन में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 में ये डीम्ड सप्लाई बन रहा था, कोई कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, जिस पर्सन को हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं, सर्विसेज देते हैं, रेंडर करते हैं, वही पर्सन क्या मान लिया जाता है, रेसिपिएंट। एजेंट में भी मैंने सिमिलर लॉजिक लगा दिया, और एजेंट भी क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं पे कर रहा बट इसको गुड्स डिलीवर की जा रही हैं
तो यही क्या माना जाएगा, रेसिपिएंट माना जाएगा। अब एक बार जरा सप्लायर की डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। सप्लायर इन रिलेशन टू मिस्टर ए को लेकर के चलना, ठीक है। सप्लायर इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल मीन्स द पर्सन सप्लाइंग द सेट गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मेरे एग्जांपल में सप्लायर कौन है, मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए क्या कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज से दोनों की सप्लाई कर रहा है। एंड शेल इंक्लूड, कहते हैं सप्लायर में एजेंट भी इंक्लूड होगा। एन एजेंट एक्टिंग एज सच, जो कि एजेंट के तौर पर काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। मैंने कहा था मिस्टर एक्स किसके बिहाफ में काम कर रहा है, मिस्टर ए के बिहाफ में। मिस्टर ए कौन है, सप्लायर है। मिस्टर एक्स मिस्टर ए के बिहाफ में काम कर रहा है, यानी कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, सप्लायर के बिहाफ में काम कर रहा है, तो उस एजेंट को भी हम सप्लायर मान लेंगे। शेल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर इन रिलेशन टू द गुड्स और द सर्विसेज और बोथ सप्लाइड। अब ये एजेंट वाले पॉइंट को एक बार फिर से समझते हैं। मिस्टर एक्स को मिस्टर ए ने गुड्स ट्रांसफर कर दी। मिस्टर एक्स को क्या बोला था कि आप इनको आगे बेचना। मान लो ये जो रेसिपिएंट है जिसको मिस्टर एक्स आगे सामान बेच रहा है, तो मिस्टर एक्स जो है वो आगे जब सामान बेच रहा है किसको, इस वाले मिस्टर को, तो मिस्टर एक्स इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मिस्टर एक्स जो कि एजेंट है ये सप्लायर माना जाएगा। वैसे एक्चुअल में गुड्स किसकी सप्लाई हो रही हैं, मिस्टर ए की गुड्स से सप्लाई हो रही हैं, लेकिन इन दोनों पार्टीज के बीच में जब ट्रांजैक्शन भी मिस्टर एक्स और ये रेसिपिएंट के बीच में मिस्टर एक्स एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मिस्टर एक्स को हमने क्या मान लिया, सप्लायर मान लिया। एक बार फिर से पढ़ो, कहता है सप्लायर शेल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज सच, जो एजेंट के तौर पर काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर मिस्टर ए के बिहाफ में इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड। तो जो ये सप्लाई करेगा आगे इस रेसिपिएंट को, ये सेल कर रहा है, तो कौन सप्लायर, मैंने लिखा है हु इज सप्लायर इन दिस पर्टिकुलर सेल, तो एजेंट इज द सप्लायर इन दिस पर्टिकुलर सेल। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि जो एजेंट है, क्या एजेंट इनवॉइस बनाएगा आगे जब ये सप्लाई करेगा, बिल्कुल एजेंट भी तो इनवॉइस बनाएगा। अब एजेंट, यहां पे लॉ मेकर्स ने क्लेरिफिकेशन दी कि ये जो हम एजेंट की बात कर रहे हैं ये कौन सा एजेंट है, ये वो एजेंट है जो अपने नाम पर इनवॉइस बनाएगा। यदि ये एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस नहीं बना रहा तो इसको हम सप्लायर नहीं बोलेंगे। तो मैंने लिखा भी है, ये एरो जा रहा है और ये मैंने लिखा है एजेंट ने गुड्स सोल्ड की, इनवॉइस अपने ही नाम का बनाया, तो हम इस वाले एजेंट की यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एजेंट ओवर हियर। तो एजेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। मिस्टर ए जो है वो भी एजेंट है, मिस्टर ए जो है वो सप्लायर है, और जो मिस्टर एक्स है वो एजेंट है। लेकिन एजेंट जो आगे ट्रांजैक्शन कर रहा है उस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग उसको सप्लायर ट्रीट किया जाएगा, और उसको हम सप्लायर तभी ट्रीट करेंगे जब एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस आगे बनाए, ठीक, ओके। अब थोड़ा बात को और समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मिस्टर ए बायर को एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए बायर को एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, और कैसे सप्लाई कर रहे हैं मैंने बता दिया। मिस्टर ए ने पहले स्टॉक मिस्टर एक्स को ट्रांसफर किया, और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी के तहत इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने सप्लाई मान लिया था, बिना कंसिडरेशन वाली सप्लाई। तो यस, ये सप्लाई 1 है, इस पर भी मिस्टर ए जीएसटी चार्ज करेगा मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स ने अपने पास गुड्स स्टोर कर ली, और जब कोई भी बायर आता है मिस्टर एक्स आगे उसको बेच देता है, तो मिस्टर एक्स भी आगे सप्लाई कर रहा है। तो ये हो गई सप्लाई 1, ये हो गई सप्लाई 2। मिस्टर एक्स ने जब बायर को सप्लाई की तो मिस्टर एक्स ने अपने नाम पर इनवॉइस बना लिया, यस। नाउ अगर मैं मिस्टर ए की बात करूं, और अगर आपसे कोई पूछे कि मिस्टर ए का टर्नओवर में क्या क्या आएगा, तो देखो मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को जो सप्लाई की,
तो ये टर्नओवर मिस्टर ए का टर्नओवर माना जाएगा। और मिस्टर एक्स ने जब बायर को सप्लाई की तो बायर को जो उसने सप्लाई की ये जो टर्नओवर है ये मिस्टर एक्स का टर्नओवर माना जाएगा। इसके अलावा जो मिस्टर ए है हो सकता है वो कुछ डायरेक्ट सेल भी करता हो और हो सकता है कि वो बाकी एजेंट के थ्रू भी सेल करवाता हो। तो वो जो डायरेक्ट सेल करता है और बाकी एजेंट्स के थ्रू सेल करवाता है मिस्टर ए की ही वो टर्नओवर मानी जाएगी। यस, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं। अगर मैं मिस्टर ए के टर्नओवर की बात करूं तो जो उसने एजेंट को सप्लाई किया यहां पर वो भी मिस्टर ए के टर्नओवर पर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो मिस्टर ए डायरेक्ट सेल करता है वो भी मिस्टर ए के टर्नओवर में काउंट करेंगे। इसके अलावा जो मिस्टर ए बाकी एजेंट्स के थ्रू सप्लाई करवाता है वो भी मिस्टर ए के टर्नओवर में काउंट करेंगे। इन द सेम वे अगर मैं मिस्टर एक्स की बात करूं, मिस्टर एक्स ने जो आगे सप्लाई की वो मिस्टर एक्स की टर्नओवर यानी कि एजेंट की टर्नओवर बनेगी। और हो सकता है कि मिस्टर एक्स अकेले एजेंट मिस्टर ए के बिहाफ में काम कर रहा हो या बाकी और लोगों के बिहाफ में भी एजेंट के तौर पर काम कर रहा हो। तो जो बाकी लोगों के बिहाफ में वो सप्लाई करेगा वो भी मिस्टर एक्स यानी कि एजेंट की टर्नओवर मानी जाएगी। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि जब हम एजेंट की टर्नओवर की बात करेंगे तो गुड्स सोल्ड फॉर ऑल प्रिंसिपल्स वो सब एजेंट के टर्नओवर का पार्ट बनेगा। अब ये टर्नओवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो टर्नओवर की इंपॉर्टेंस आ जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 22 थ्रेशोल्ड लिमिट पर रजिस्ट्रेशन की बात करता है और सेक्शन नंबर 24 किस बारे में बात करता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। तो अगर 20 लाख की टर्नओवर है, 40 लाख की टर्नओवर है जो कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दी गई हैं, तो अगर वो थ्रेशोल्ड को मैं अचीव कर देता हूं तो मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने को लाइबल हूं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 22 में जब टर्नओवर की बात की जाएगी तो ये सारी टर्नओवर हम काउंट कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो एजेंट के थ्रू भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो भी मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगा यानी कि प्रिंसिपल की टर्नओवर का पार्ट बनेगा। और जो प्रिंसिपल डायरेक्ट सेल कर रहा है वो भी प्रिंसिपल की टर्नओवर का पार्ट बनेगा। अच्छा, तो एक तो टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो गया, एक होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 24 में गिवन है और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। उन बहुत सारे ग्राउंड्स में कहा गया है कि हम लोग थ्रेशोल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन को नहीं देखेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कवर होते हो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कवर होते हो तो आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसमें से एक ग्राउंड है अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मान लेते हैं मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, और एजेंट कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल मानी जाएगी, जो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी में सप्लाई हो रही है इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मान लेंगे। और इंटर स्टेट सप्लाई होने के कारण सेक्शन नंबर 24 के तहत मिस्टर ए को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी के तहत लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के लिए भी वही सिचुएशन है। मिस्टर एक्स को बोला या तो आप थ्रेशोल्ड बेसिस पर रजिस्ट्रेशन को देखोगे 20 लाख 40 लाख जो भी लिमिट्स हैं, या फिर अगर आप भी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो या 24 के किसी और ग्राउंड में आप फॉल कर रहे हो जो कि हम बाद में कभी देखेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है मिस्टर एक्स जो कि एजेंट है, तो मिस्टर एक्स यानी कि एजेंट को भी मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस। अच्छा, अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और जिसका लॉजिक भी मैं बता दूंगा, अब वो बात सुनो। अंडर सेक्शन नंबर 24 को जब आप देखोगे वहां पे साफ तौर पर लिखा है इफ प्रिंसिपल इज टैक्सेबल पर्सन, इफ प्रिंसिपल इज टैक्सेबल पर्सन नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट इज कंपलसरी। अगर मिस्टर एक्स का जो प्रिंसिपल है, कौन है मिस्टर एक्स का प्रिंसिपल? मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो मिस्टर एक्स यानी कि एजेंट को भी जीएसटी में कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन मतलब हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और हु इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, दोनों ही टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल पर्सन की चर्चा कभी और कर लेंगे, बट ये याद रखो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होने को लाइबल है वो टैक्सेबल पर्सन होता है।
ठीक है, जैसे मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ना मेरे ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट लगती है और ना ही मैं सेक्शन नंबर 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आता हूं, बट मैंने गवर्नमेंट के पास, मैंने जीएसटी पोर्टल में अपने आप वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लिया। जब मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मैं टैक्सेबल पर्सन बन गया। अब जब मैं टैक्सेबल पर्सन बन गया तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेता है, चाहे वॉलंटरीली ले, चाहे मैंडेटरीली ले, चाहे उसको लेना पड़ा था सेक्शन नंबर 22 के मुताबिक, तो वो टैक्सेबल पर्सन होता ही होता है। इसके अलावा जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा लेकिन उसकी लिमिट आ चुकी है रजिस्ट्रेशन लेने की, से फॉर एग्जांपल आप एक सप्लायर हो और आपकी जो टर्नओवर है वो 25 लाख को क्रॉस कर रही है या 40 लाख को क्रॉस कर रही है, तो सेक्शन नंबर 22 में आप लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन हो, बट आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, तो बेशक से आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो बट आप टैक्सेबल पर्सन हो, आपको टैक्स पे करने की लाइबिलिटी बनती है। और कल को अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो आज जाकर के रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो टैक्स की लाइबिलिटी आज से आएगी। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, तुम्हारा थ्रेशोल्ड कब क्रॉस हो गया था? 2 साल पहले, तो 2 साल पहले से ही तुम टैक्सेबल पर्सन थे, अब पूरा का पूरा जीएसटी विद इंटरेस्ट हमें पे करो। तो खैर, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं पॉइंट अपना वहीं पे घुमा करके लाता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है तो एजेंट को भी मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और ये बात लॉजिकल भी है। क्यों है लॉजिकल? देखो भाई, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि जब मिस्टर ए मिस्टर एक्स को स्टॉक ट्रांसफर करेगा तो इसको हमने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी में क्या मान लिया था? सप्लाई मान लिया था। और मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को जब इनवॉइस तैयार करके दिया होगा तो मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स के ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी इंपोज कर दी होगी और मिस्टर एक्स ने जीएसटी भी पे कर दिया होगा। अब मान लो मिस्टर ए तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और अगर मिस्टर एक्स को हम यही बोलते कि या तो तुम सेक्शन नंबर 22 देख लो या फिर 24 में जो ग्राउंड्स होंगे वो रजिस्ट्रेशन का देख लेना, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कितनी अजीब सिचुएशन हो जाती। मिस्टर ए जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन मिस्टर एक्स जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और मिस्टर ए जब इसको स्टॉक ट्रांसफर करता तो जीएसटी लगा करके करता, और क्योंकि मिस्टर एक्स का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, और सेक्शन नंबर 16 जब हम आईटीसी के रिगार्डिंग पढ़ते तो आईटीसी में लिखा है कि वन ऑफ द प्री रिक्विजिट इन ऑर्डर टू टेक आईटीसी दैट द रेसिपिएंट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, और यहाँ पे एक्स को देख रहे हैं, एक्स तो रजिस्टर्ड है ही नहीं तो आईटीसी तो ले ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि आईटीसी आपको लेना है तो इसीलिए कहा गया कि अगर आपका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो आपको भी मैंडेटरीली सेक्शन नंबर 24 के तहत बोल दिया गया कि आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस। तो आई होप सप्लायर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं एक बार फाइनल रीड आउट कर देता हूं। सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall mean the person supplying the goods or services or both, and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied. रेसिपेंट भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक पॉइंट जो मैं और डिस्कस करना चाहता हूं रेसिपेंट के रिगार्डिंग, कई बार क्या होता है कि जैसे मिस्टर ए सप्लायर है और मिस्टर बी बायर है। मिस्टर बी कहता है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है सामान खरीदने का। मिस्टर बी ने एक एजेंट अपॉइंट किया। अभी तक हम क्या देख रहे थे? मिस्टर ए एजेंट अपॉइंट कर रहा था। अब हमने क्या देखा? मिस्टर बी यानी कि बायर एजेंट अपॉइंट कर रहा है, और बायर ने एजेंट को क्या बोला कि भाई तुम ना गुड्स खरीद लिया करो और बाद में हमें भेज दिया करो, बाद में हमें भेज दिया करो। तो मिस्टर बी जो कि बायर है उसने एजेंट अपॉइंट कर दिया। अब मान लो ये एजेंट मिस्टर ए के पास गया, मिस्टर ए को एजेंट ने बोला सर मुझे सामान दो। मिस्टर ए ने एजेंट को सामान भेजा। अच्छा मुझे ये बताओ, मिस्टर ए के पास जब एजेंट आया होगा तो मिस्टर ए की शॉप में कौन आ रखा है? एजेंट। तो मिस्टर ए क्या अज्यूम करके चलेगा कि एजेंट ही बायर है, जबकि एक्चुअल में बायर कौन है? जबकि एक्चुअल में बायर मिस्टर बी है। जबकि एक्चुअल में बायर कौन है? मिस्टर बी है। बट मिस्टर ए कहता है मुझे कहां से पता लगेगा कि मिस्टर बी बायर है? तो इसीलिए जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा, मैं यानी कि मिस्टर ए कहता है जब मैंने एजेंट को सामान बेचा तो जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो मैं इनवॉइस में बायर के नाम पर क्या लिखूंगा? एजेंट का नाम तो लिखूंगा।
और ये सप्लाई मानी जाएगी सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ए के मुताबिक। तो बिलिंग इज इन द नेम ऑफ एजेंट। मिस्टर ए कहता है मैं एजेंट के नाम पर बिलिंग कर दूंगा, और अगर एजेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो एजेंट इस जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लेगा, और एजेंट जब आगे बायर को माल स्टॉक ट्रांसफर करेगा, एजेंट ने क्या किया होगा, बायर को बोला होगा सर मुझे पेमेंट पहले कर दो, आप मैं सामान खरीद के आपके लिए लाऊंगा और बाद में आपको ये सामान दे दूंगा। तो पेमेंट तो पहले ही आ चुकी है, एजेंट को पेमेंट पहले ही आ चुकी है, एजेंट ने बाद में स्टॉक ट्रांसफर कर दिया। क्या मिस्टर बी से एजेंट को कोई कंसिडरेशन मिला इस स्टॉक ट्रांसफर के रिगार्डिंग? नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। तो जब स्टॉक ट्रांसफर किया एजेंट ने बायर को, क्या इस स्टॉक ट्रांसफर को भी मैं कह सकता हूं कि यह सप्लाई है अंडर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3। अगर आप देखोगे वहां पे लिखा है कि जब प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई होती है जब प्रिंसिपल टू एजेंट स्टॉक ट्रांसफर होता है, वो भी सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर सी शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3, उसमें ये सप्लाई है। और वहीं पे ये बात भी लिखी है कि जब एजेंट टू प्रिंसिपल ट्रांसफर होता है तो वो भी क्या है, वो भी सप्लाई है अंडर 7A7(1)(c) शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल। प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है ये बात मैं बता चुका हूं कि प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो भाई, मैं सिंपली अगर आपको बताऊं, जब ये वाली ट्रांजैक्शन हो रही थी मिस्टर ए और मिस्टर एक्स के बीच में, तो प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल है सप्लायर। और जब यहां पे अगर आप देखोगे एजेंट और बायर के बीच में प्रिंसिपल कौन है, बायर, तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रिंसिपल है वो सप्लायर भी प्रिंसिपल बन सकता है और बायर भी प्रिंसिपल बन सकता है। तो एक बार जब प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखो, अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 88 प्रिंसिपल की डेफिनेशन दी गई है। कहते हैं प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रेसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इस लाइन को देखना, कहता है मीन्स अ पर्सन, पहले मैं मिस्टर ए को लेकर के चलता हूं, मिस्टर ए को मैं डेफिनेशन में लेकर के चलने की कोशिश करता हूं। देखो क्या लिखा है, मीन्स अ पर्सन यानी कि मिस्टर ए, ऑन हुज बिहाफ एजेंट यानी कि मिस्टर एक्स, कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई, ये मिस्टर एक्स अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई करने का काम कर रहा है ना, तो मिस्टर ए जो है वो क्या बन गया, वो बन गया आपका प्रिंसिपल। मीन्स अ पर्सन जिसके बिहाफ में एजेंट सप्लाई कर रहा है। अब इस वाले कंटेक्स्ट में देखना, मिस्टर बी जो बायर है, बायर ने एजेंट अपॉइंट कर रखा है, क्यों, कि भाई तुम मिस्टर ए से गुड्स को रिसीव करो। तो देखो क्या कह रहा है, मीन्स अ पर्सन, और कौन हो गया मेरे एग्जाम्पल में, मिस्टर बी, ऑन हुज बिहाफ द एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ रेसिपेंट ऑफ द गुड्स। ये रेसिपेंट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल ये रेसिपेंट का काम कर रहा है। ठीक है, मिस्टर बी के बिहाफ में ये रेसिपेंट का काम करना है ना, रिसीव करने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर कहता है एजेंट कौन है, कहता है एजेंट मीन्स अ पर्सन, यहां पर आ जाओ सीधा, हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई, मैं यहां पर कह सकता हूं जो एजेंट है वो सप्लाई करने का काम कर रहा है, और इस वाले डायग्राम में कह सकता हूं कि जो एजेंट है वो रिसीव करने का काम कर रहा है। तो कहता है एजेंट मीन्स अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। और अनदर कौन हो गए, सप्लाई के केस में कौन हो गया, मिस्टर ए के बिहाफ में, और रिसीट करने के केस में कौन हो गया, मिस्टर बी के बिहाफ में। और बीच में क्या लिखा हुआ है कि उस एजेंट को तुम फैक्टर एजेंट बोल सकते हो, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अरहातिया, डेल क्रेडर एजेंट, ऑक्शनियर। तो ये अलग अलग टाइप के एजेंट उन्होंने बता दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा हुआ है। जैसे फैक्टर एजेंट कौन होता है, फैक्टर एजेंट वो एजेंट होता है जो अपनी फ्रीडम से आगे सामान नहीं बेच सकता। ठीक है, जैसे मैंने मैकडोनल्ड का एग्जांपल कई बार दिया है कि जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप मैकडोनल्ड के उसमें जाओ
और कहो कि मुझे एक आलू का पराठा दे दो, वो दे देगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रिंसिपल ने उसको बोला हुआ है कि भाई आपको यही माल बेचना है, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है? डेल क्रेडिटर एजेंट वो होता है जिसको कहा जाता है कि आप मेरे बिहाफ में माल बेचो, और अगर आप नहीं बेच पाए तो आपको ही यह खरीदना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल हमने अंडरराइटर के केस में देखा था, वो शेयर्स वाला केस। जब कंपनी आईपीओ लेकर के आती है, अंडरराइटर को हायर करते हैं। अंडरराइटर को क्या वो कहते हैं? वो कहते हैं कि या तो आप बेचो, और अगर आप नहीं बेच पाए तो कंपनी नहीं खरीदेगी वापस से, कंपनी आपसे वापस नहीं लेगी, आपको खुद खरीदना पड़ेगा। वो डेल क्रेडिटर एजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।